तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुअर्टी के बारे में, यानी गरीबी के बारे में। अब गरीबी के बारे में हम बात करेंगे, गरीबी क्या होती है, गरीबी का मतलब हम गरीबी को किस रूप में देखते हैं, और इकोनॉमिक्स हमारी गरीबी को किस तरह से इनफैक्ट जो है वो तरीके से डील करती है। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे हम बात करते हैं, आज हमारा लिखो टॉपिक गरीबी, पुअर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं गरीबी क्या होती है, लिखो गरीबी क्या होती है। राइट, व्हाट इज पुअर्टी, गरीबी क्या होती है, लिखो। अमर्त्य सेन ने कहा था गरीबी का मतलब होता है, बहुत ही व्यापक आधार है, इनकी डिफिनीशन ने संसार में सब कुछ चेंज कर दिया। गरीबी का मतलब होता है वंचना, दैट इज गरीबी का मतलब हुआ वंचना। उन्होंने लिखा, अमर्त्य सेन ने बड़ा खूबसूरत लाइन लिखा, लैक ऑफ, उनकी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में वो अपनी डिफिनीशन देते हैं जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, बहुत ही व्यापक धारणा है, मैं यही पढ़ाऊंगा, मैं अमर्त्य सेन पढ़ाऊंगा आज आपको। लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, लिखो चुनाव की स्वतंत्रता, चुनने की स्वतंत्रता का अभाव, चुनाव से कंफ्यूज हो जाओगे, चुनने की स्वतंत्रता का अभाव वंचना कहलाता है। राइट, वंचना कहलाता है। राइट, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, वंचना, वंचना, चुनने की स्वतंत्रता का अभाव जो है वो गरीबी कहलाता है। क्या मतलब होता है चुनने की स्वतंत्रता? एक राष्ट्र में क्या हम जो गरीबी की, ये बड़ी व्यापक अवधारणा थी, इसने संसार में जो है वो पूरी गरीबी के बारे में जो सोच है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की सोच है, उसने पूरे संसार में बदल के रख दिया। क्या है ये, पहले हम इसको समझते हैं। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या, अगर आप इसको आज मेरे साथ समझ जाएंगे तो गरीबी के सही मामलों को समझ पाएंगे। हम गरीबी को ये समझते हैं कि इसके पास पैसे नहीं हैं, यही हम लोग समझते हैं, लेकिन आज आपकी धारणा को मैं बदल दूंगा। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति है, ये हमारे पास मिस्टर गजोधर हैं, सामने एक इनका बच्चा बीमार है, ये हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, ये इनका हॉस्पिटल है। अब इनकी जेब में पैसे हैं, मान लो 1 लाख रुपए है इनके पास, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, गरीब हैं कि नहीं है, आप मुझे बताएं। इनकी जेब में 1 लाख रुपए पड़े हैं। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, अमर्त्य सेन जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने पूरी दुनिया की डिफिनीशन को बदल के रख दिया, हम वो पढ़ें जो आज के समय में काम का हम क्या करेंगे, जो है मैथमेटिकल आंकड़े पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही गहरी चीज़ बता रहा हूँ, डेवलपमेंट इज फ्रीडम। अगर आपको मौका मिले, उनकी एक बुक है जिसपे बहुत ही प्रसिद्ध रही है, उस किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसका, मैं आपको यहीं पे कोर बता देता हूँ, उसका अर्क बता देता हूँ। आपके हिसाब से गरीब नहीं है, ठीक है, मानते इसकी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा है, बताएं, नहीं ना? आज आपकी धारणा बदल देते हैं। याद करिए, मैं बार बार आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब देखिए गरीबी की अवधारणा क्या है। अच्छा, एक दूसरा, ये इसको अपने बच्चे के लिए इलाज चाहिए, इसकी जेब में 1 लाख रुपए है, ये हॉस्पिटल है आपका फॉर एग्जाम्पल। ये हमारा जो है गिरधारी है, हमारा दूसरा स्टूडेंट, इसके पास कोई पैसा नहीं है, नो मनी, ये अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है, नो मनी, या खुद एजुकेट होना चाहता है। आपके हिसाब से दोनों में गरीब कौन है? दोनों में गरीब कौन है? दोनों में गरीब कौन है? इसके पास पैसे नहीं है, ये अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है। यहाँ एक बहुत ही हाई क्लास स्कूल है, बहुत ही हाई क्लास स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, इसका चाहता है कि इसका बच्चा इस स्कूल में पढ़े। क्या ये पढ़ा पाएगा? और नहीं पढ़ा पाएगा तो क्या ये वंचित है, एक्सक्लूडेड है? अब जरा सिचुएशन चेंज करता हूँ। अमर्त्य सेन को समझना है, नोबेल प्राइज मिला है, तो आज आपके साथ आज मैं गरीबी की अवधारणा आपको बदल देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक ऐसे जाति या ऐसे धर्म या किसी भी तरह से समाज में वंचित है ये गया हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए लेके, लेकिन हॉस्पिटल ने इसका इलाज करने से या स्कूल ने इसके बच्चे का एडमिशन लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी रूप से ये समाज से बहिष्कृत है, ये किसी ऐसी जाति की व्यवस्था को पालन करता है जिसकी वजह से इसके बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, या हॉस्पिटल ने कहा कि भाई तुम इस धर्म के हो, या अभी मामला ऐसा चल रहा है तो ये नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, अगर पैसा गरीबी या अमीरी का मानक होता तो अभी आपने कहा कि साहब ये अमीर है, ये गरीब नहीं है, इतना तो कह ही सकते हैं अमीर है कि नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं गरीब नहीं है। पर मेरी बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत डील में आज तुम्हारी पूरी धारणा बदल जाएगी, ठीक है, पूरी धारणा आज तुम्हारी बदल जाएगी। पर
इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए इलाज या इसको चाहिए शिक्षा, और ये हॉस्पिटल किसी भी कारण से इसको इलाज नहीं दे पा रहा है, किसी भी कारण से। वो राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, जातिगत, धार्मिक। अब आप ये मत कहिएगा कि भारत में आपने ये देखा नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहानी आपने बहुत सुनी, अभी भी आप लगातार देखते होंगे मंदिरों में फलाने को प्रवेश की अनुमति नहीं है, फलानी जगह पढ़ने की अनुमति नहीं है। अभी आप तालिबान शासन की बात करिए, देखिए कितनी महिलाएं, बेचारे लोग एरोप्लेन से गिर के मर रहे हैं, लोग किसी भी हालत में देश छोड़ने के लिए रेडी हैं। क्या स्थिति होने वाली महिलाओं की, आप ये खुद सोचिए। कहाँ शिक्षा विक्षा, आपने देखा कि उनकी फोटोज तक को पेंट कर दे रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर में फोटो तक नहीं लगेगी, ठीक है। अब क्या स्थिति होने जा रही है वहाँ पर, अब आप इसके बारे में कल्पना करके सोचिए। तो ये मत समझिएगा कि ये चीज़ें होती नहीं है, ये चीज़ें तुम्हारे ही समाज में उपलब्ध हैं, क्लियर है। और आप सब चीज़ें, अब आप मुझे बताइए, अब आपकी धारणा क्या है? इसको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो मुझे बताइए, अब ये वंचित है। वंचित का मतलब मैं जो चाहता हूं। इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी आपकी इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करती है, आपको संतुष्टि देती है। इकोनॉमी का मतलब यही होता है, इकोनॉमी और कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था और कुछ नहीं है। मैं जो चाहता हूं मुझे वो मिल जाए। मुझे किताब चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये जो हम चाहिए वर्ड यूज करते हैं, जो विश है हमारी, मेरी वो पूर्ति हो जाए। तो अगर चाहे वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था में चले जाओ, चाहे सामाजिक अर्थव्यवस्था में चले जाओ, आप जो है कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, चाहे बाजार से खरीदो, चाहे कोई दे आपको, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि मैं जो चाहता हूं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो मुझे मिलनी चाहिए। यही इकोनॉमी है। बाजार कहता है कि अपने पैसे से खरीद लो, समाजवाद कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई आकर सहायता तुम्हारी केंद्रीय आयोग या सरकार कर देगी। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। अब वो किसी भी कारण से, भौगोलिक कारण, मान लो अभी सड़कें कट गई किन्नौर में, अब उधर के पहाड़ के पीछे के लोग बिल्कुल कट ऑफ हो गए। अब उनको, अब आप अंदाजा लगाओ, जहां पर वो हाईवे टूट टूट के गिरा है, फट गया, अब उसको कई महीनों लगेंगे रिपेयर होने में। एक कोई गर्भवती महिला थी और वो नहीं पहुंच पाई अस्पताल, ठीक है, नहीं हुआ। अभी आसाम में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए, तमाम जो है मुश्किल, बाढ़ में कट गए थे, वहां अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए, मृत्यु हो जाती है उनकी, एक्सेसिव जो है ब्लड जो है बह जाने की वजह से। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन अब सड़क नहीं है, सड़क कट गई है या बाढ़ में जो है डूब गया है सब कुछ, और आप अस्पताल नहीं पहुंचा पाए। वंचित है या नहीं, आप मुझे बताइए। परिवार के पास पैसा भी था लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया ड्यू टू द लैक ऑफ कनेक्टिविटी, जुड़ाव नहीं था, कोई तरीका नहीं था जाने का। सो ये वंचना है कि नहीं? वंचना मतलब एक्सक्लूड हो गया। मुझे जो हासिल होना चाहिए, इकोनॉमी क्या कहता है कि जो आपकी आवश्यकता है वो आपको मिलनी चाहिए, वो किसी भी रूप में आपको मिले। और अगर मेरे पास पैसे रखे और मैं किसी भी कारण से, इसने कहा भाई हम इस धर्म के लोगों का इलाज नहीं कर रहे, इस जाति के लोगों का इलाज नहीं करते, या किसी भी कारण से आप ये मत कहिएगा आपने पढ़ा नहीं, यूपी में पढ़ा, बिहार में पढ़ा, ये सब आप पढ़ते हैं और आपके समाज का हिस्सा है, बिल्कुल मत करिएगा। तो अमर्त्य सेन ने गरीबी की एक बहुत ही व्यापक धारणा हमारे सामने रखी, वो धारणा जिसने पूरे संसार की सोच बदल के रख दी। इसका मतलब है कि मुझे जो चीज चाहिए, ये पैसा जो ये मॉनेटरी टर्म्स है, यानी कि जिसको हम लोग वेल्थ टर्म कहते हैं, वो वेल्थ टर्म अकेले काम नहीं करता। इकोनॉमी कभी आइसोलेशन में काम नहीं करती है। अगर इसके पास ये पैसा और उसके बाद भी अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकता, क्योंकि जाति वजह की वजह से उसको इसके स्कूल से निकाल दिया गया, बोला हम इस जाति के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये हमारे समाज, हम न्यूट्रल तरीके से पढ़ रहे हैं, हम किसी जाति के नहीं है, हम संविधान के हैं, ठीक है। अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही तो उस भावनाओं को दबाओ, नहीं तो आज नहीं तो कल आहत होंगी तुम्हारी। तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अब इसकी वजह से, धार्मिक वजह से, क्षेत्रीय वजह से, भाषाई वजह से, बहुत सी वजह हो सकती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अगर मुझे ये पैसा होने के बावजूद मेरी जो वांट है, क्या है? मेरी वांट है, इकोनॉमी उसको नहीं पूरा कर पा रही है। अमर्त्य सेन ने कहा लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे। तुमने कहा ये गरीब है, पैसा नहीं है, बट ये बहुत टॉप क्लास स्कूल है, बढ़िया फर्स्ट क्लास फाइनेंस क्लास स्कूल है। सरकार ने कहा सभी के लिए एजुकेशन फ्री है, तुम अमीर हो गरीब हो, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी, या कोई केंद्रीय बॉडी देती है, कुछ भी है। बोला एजुकेशन और हेल्थ हम आपको सार्वभौमिक देंगे, यूनिवर्सल देंगे। हमने यूएससी लॉन्च किया ना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बीमा क्यों लॉन्च किया कि प्राइवेट अस्पताल में भी आप जाके इलाज करो, सरकार बिल उसको चुका रही है। हम राइट टू एजुकेशन क्यों लेकर आए? अच्छे से अच्छे स्कूल में 25% सीट इन गरीब बच्चों को देनी पड़ी। हिचकी मूवी देखी आपने? नहीं देखी तो देख लो उसको। तो ये मूवीज का भी एक पैटर्न है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आई डोंट हैव मनी, बट मेरी चाहत थी मेरे बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरी चाहत है मुझे हॉस्पिटल, अच्छी हॉस्पिटल सुविधा मिल रही है, आई डोंट हैव मनी बट आई हैव हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेरे पास बहुत अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी है। मैं इसको समाजवाद और पूंजीवाद में नहीं बांट रहा हूं, यहां पर फंसोगे तो फिर दोनों में कमियां हैं।
ठीक है, मैं यहां बांट रहा हूं कि व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई माई बेसिक नेसेसिटी, मेरी बेसिक नेसेसिटी जो मेरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण, अगर वो मुझे मिल रही है तो मैं वंचित नहीं हूं। इस अवधारणा ने जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जिसको बहुत मजबूत किया, कल्याणकारी राज्य क्या होता है। ठीक है, तुमने कहा 30 रुपए, 35 रुपए, 36 रुपए अगर है तो वो गरीब है, गरीब नहीं है, दुनिया भर की बातें की, बट पैसा है और उसके बाद मुझे रहने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, मुझे अपने घर छोड़कर भागने पड़ रहे हैं, मैं अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता, मेरी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा किसी भी आधार पर विभाजन किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है दिल्ली में अलग नामों से बुलाया जा रहा है, लड़कियों को वेश्या कहा जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये वंचना है। वंचना बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है। मैं हो सकता है आप में से बहुत से नए बच्चे हो, नहीं इस गहरी बात को जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, बट थोड़ा थोड़ा तुम्हें अपने समाज से समझ में आएगा। तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मकसद तुम्हें समझ पाएगी कि लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना। तो इच्छा यहां पूर्ति हो रही है, तो ये गरीब नहीं है। अब ये सरकार बना के दे, अब जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में देखो, स्कैंडिनेवियन कंट्री को जब नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज को देखते हो तो एसडीआई में यानी मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप पर होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खुशहाली, इन सब में टॉप पे बैठे होते हैं। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाओगे तो वहां 95-96% बच्चे, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा और सबको सरकार शिक्षा देती है और एक इक्वल। हमारे यहाँ स्कूल ही विभाजन का पहला चरण है। भाई गरीब का लड़का तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो एसी बस में जाएगा, इंग्लिश बोलेगा, फर्राटेदार, 4 ट्यूशन टीचर, ये करिकुलर एक्टिविटीज, गरीब। यानी आपने पहले दिन से समाज में विभाजन पैदा कर दिया। अब सोचो, समाजवादी व्यवस्था की तुम्हें कमियां बताता हूं। तुम नेहरूवियन इकोनॉमिक्स में थे ना, तुम समाजवाद को लेकर आए थे, तुमने कहा सबको बराबर। भारत को करना चाहिए था अमेरिका, तुम सोचो अमेरिका में वहां राज्यों की व्यवस्था है, हर राज्य का अपना संविधान है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य को कोई जाता है, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सल, एक समान पाठ्यक्रम है। ऐसा नहीं मिड सेशन में, तुम अपने मिड सेशन में जाओगे, टीसी निकलवाते निकलवाते तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तुम्हें। कहीं कहेंगे वहां सिलेबस पीछे चल रहा है, वहां आगे। पूरे अमेरिका में, इतना बड़ा अमेरिका, पूरे अमेरिका में इक्वल एजुकेशन सिस्टम है और सारा खर्चा, मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा सरकार उठाती है। वो कहती है कि हम एजुकेशन तुम्हें दे रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अब तुम जितना निकाल सकते हो निकाल लो। तुम फ्लोरिडा चले जाओ, कैलिफोर्निया चले जाओ, न्यूयॉर्क आ जाओ, ईस्ट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चले जाओ, लेकिन तुम्हें एक समान एजुकेशन सिस्टम। वहां लोग आसानी से नौकरी स्विच कर लेते हैं, जैसे तुम सिम पोर्ट कराते हो ना, वैसे नौकरी पोर्ट कर लेते हैं। वो शिकागो से न्यूयॉर्क आ गए तो उन्हें टेंशन नहीं, क्योंकि उनको बच्चा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है और सेम करिकुलम, एक समान, पूरे अमेरिका में सेम करिकुलम चल रहा होता है स्कूलों का, सेम चैप्टर्स चल रहे होते समान, और सरकार सबको अच्छी एजुकेशन देती, क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल पे काम किया, इसीलिए वो टॉप पर है। नॉलेज बेस इकोनॉमी है। हमने क्या किया, हमने बोला सब कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमने कहा कि सरकार अपने पास ये रखेगी, ये निजी रखेगा, लेकिन जिसको सरकार को रखना चाहिए था एजुकेशन और हेल्थ, वो इन्होंने निजी को दे दिया। और ये दो मूलभूत चीजें हैं जो कभी भी निजी क्षेत्र को अच्छे से, मतलब सोचो अमेरिका पूंजीवाद का गढ़ है, लेकिन वो एजुकेशन और हेल्थ अपने पास रखता है, एजुकेशन और हेल्थ अपने पास रखता है, बोला बाकी सब कुछ प्राइवेट के लिए छोड़ दिया। क्योंकि ये दो एक ऐसी चीज हैं जो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी तैयार करती हैं। हमने राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी को हमने, अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम सोच के देखो, पता नहीं तुम कभी सरकारी स्कूल में गए हो कि नहीं गए हो। मेरी स्कूलिंग, मेरा जीवन, जो मेरे पिताजी की जो है वो गवर्नमेंट जॉब थी, तो हम लोग अलग अलग जगहों पे पढ़े। तो मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट भी पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, हर जगह पढ़ा हूँ। तो मुझे हिंदी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, बड़ी वियर्ड सी मेरी एजुकेशन रही है। अब उसके फायदे मुझे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उस समय बड़ा परेशान रहता था, तो जहाँ ट्रांसफर होता था वहीं एडमिशन हो जाता था मेरा। तो कभी हिंदी मीडियम में एडमिशन हुआ, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, विद्या मंदिर में पढ़े, शिशु मंदिर में भी पढ़े हैं, और कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़े हैं, ब्राइटलैंड में भी पढ़े हैं। तो अब इस तरह से क्या होता है कि मैंने अलग अलग अंतर देखे हैं उसके, बहुत करीब से मैंने अपने जीवन में वो जिया है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे सेगमेंट्स को बर्बाद करते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। क्लियर हुआ? तो जो गरीबी होती है उसका जो व्यापक ये होता है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है इतना डॉलर है नहीं है, बट गरीबी का एक व्यापक आधार है कि वो वंचित है, मतलब वो जो चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो वंचित है। अब आप बताइए, शिक्षा हमारे समाज में पहला विभाजन तय करती कि नहीं करती है? अब जिसको ये पता है कि मैं सरकारी स्कूल में हूं, ठीक है, मैं गया हूं, मैंने वहां के बच्चों से बात किया है जो 11th-12th में बच्चे हैं, उनको पता था कि उनको 4th श्रेणी की नौकरी किसी तरह से लेनी है, सरकारी मिल जाए। और ये लड़की को पता था कि अगला होम साइंस करना है ग्रेजुएशन में और फिर शादी कर दी जाएगी। उसके लिए बड़े सपने कोई मायने नहीं रखते हैं।
और जब आप कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं तो पता चला 9th 10th से उनकी किसी की आईआईटी की प्रिपरेशन, किसी की नीट की प्रिपरेशन चल रही है, दे हैव रिसोर्सेज और उनकी ट्रेनिंग चल रही, कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ में है, कोई अगला ग्रेजुएशन में कि सेंट स्टीफेंस में जाना है तो ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन चल रही है उसकी, वो पहले से ही कोई आईएएस की तैयारी है तो वो पहले से ही, जैसे जीसस एंड मैरी में टीना डाबी पढ़ रही हैं तो उनके टीचर ने 11th क्लास से उनको प्रिपेयर करना। आप भले चाहे आंखें फाड़ के को सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनी, अरे सोचो तो क्या चल रहा था। 11th क्लास में उन्होंने जो है सीएसआर मैगजीन पढ़नी शुरू कर दी थी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके, और वो जब आपको पता भी नहीं था 11th क्लास में कि आईएएस होता क्या है, तब उनकी तो तैयारी अगले चरण में आ गई थी और उनको पता था आगे मुझे डीयू में एडमिशन लेना है, कट ऑफ ऐसे निकलती, उनकी प्रिपरेशन चल रही थी। अब मुझे बताओ डे 1 से ही भारतीय समाज में विभाजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक होगा शासक वर्ग, ये जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, जो इंग्लिश बोल रहा है, उसको बताया जाता है कि तुम्हें शासन करना है, और जो सरकारी स्कूल में उसकी सोच बना दी गई कि तुम्हें 3rd श्रेणी नौकरी, 4th श्रेणी नौकरी, यही तुम्हें करना है, तो तुम क्या होगा, तुम एक जो है वो उसके नौकर के रूप में रहोगे। तो समाज में समाजवाद, जो कि समाजवाद विभाजन का विरोध करता है, मेरा ध्यान से समझिएगा, शिक्षा व्यवस्था को गरीबी के साथ जोड़कर पढ़ने का एक नया नजरिया आपको दे रहा हूं। अब आप सोच के देखो, जो समाजवाद अभी हमने पढ़ा ना, समाजवाद इक्वलिटी पे काम करता है, ये सैद्धांतिक रूप से काम कर रहा है, लेकिन इसी समाजवाद में तुमने एक विभाजन किया और स्कूलों की व्यवस्था में विभाजन कर दिया। तो जो कॉन्वेंट स्कूल का, इंग्लिश मीडियम का स्कूल का लड़का है, वो जानता है कि वो कल शासक वर्ग में होगा, कल वो इंग्लिश बोलकर आईएएस भी जो है वो क्रैक करेगा, कल वो इंग्लिश बोलकर वो जाकर जो है वो डीयू में भी चला जाएगा, वो जेएनयू में भी चला जाएगा, वो पेपर्स भी लिखेगा, वो सब कुछ इंटरनेट मीडिया का भी इस्तेमाल करेगा। और जो हिंदी माध्यम वाला, वो पता है कि 6ठी क्लास में पहली बार एबीसीडी इंट्रोड्यूस की जा रही है। मैंने भी वो वीडियो देखे जिसमें टीचर एप्पल की स्पेलिंग एपीएलई लिखाता है, ठीक है, 8 का जो है EIT लिखाता है। तो वो बच्चा जब इसके साथ पहुंचेगा यूपीएससी में पहली बार, और द हिंदू जब पढ़ेगा तो उसके जो है तो जैसे प्राण जो है वो मुंह पे आ जाएंगे, क्योंकि उसके मास्टर ने 8 की स्पेलिंग ATE पढ़ाई थी, 8 होता है, ठीक है, एप्पल की स्पेलिंग APLE एप्पले होता है, तो वो उसने वो पढ़ाया है। 6ठी क्लास में पहली बार उसने इंग्लिश, यहाँ 6ठी क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जा रही है। तो ये दोनों कभी भी वर्ड मार्केट में, चाहे आईएएस हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, क्या कभी इन दोनों की कोई टक्कर है? इसको बता दिया गया कि तुम जो है वो सर्वहारा वर्ग से हो, तुम हैव्स नॉट हो, तुम्हें इसकी सेवा के लिए तुम बने हो। और ये विभाजन कौन पैदा कर रहा है? ये विभाजन कह रहा है जिसमें समाजवाद का जिसने मुखौटा पहना था, यानी कि जिन आर्थिक व्यवस्थाओं को हम राजनीतिक रूप से बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से वो ध्वस्त हो रही हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात है। जिन आर्थिक व्यवस्थाओं को, द इकोनॉमिक सिस्टम वी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिक्स, दैट इज दिस इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड दिस इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे और उसके अंदर जब हमने देखा, तो यही हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है। क्योंकि समाजवाद तो बराबरी की बात करता है ना, कि ये तुम और मैं बराबर हुए, ये तुम और मैं बराबर हुए, लेकिन आपने उसी व्यवस्था के अंदर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर, आपने विभाजन को तय कर दिया। जो चीज आपकी समानता के लिए सबसे जरूरी है वो 3 ही चीजें हैं। एक, मेरे पास शिक्षा होनी चाहिए, मेरे पास स्वास्थ्य होना चाहिए, और मेरे पास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का मतलब, मैं ठेला लगाना चाहता हूं तो तुम पुलिस वाले का डंडा नहीं खाऊंगा, मुझे ठेला लगाने के लिए लाइसेंस दे दो बस। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे आटे का जो है गेहूं पीसने की चक्की लगानी है, मुझे जमीन, मुझे बिजली, मुझे थोड़ा सा फंड दे दो, मैं काम करूं, मैं तुमसे नौकरी नहीं मांग रहा हूं। लेकिन तुम मुझे वो देने की बजाय तुम मुझे गरीब बना के रखते हो, और हर साल 5 साल बाद आके हो मुझसे निगोशिएशन करते हो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तुम बेरोजगारी भत्ता दो, लेकिन तुम मुझे जमीन, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे बेसिक कम्युनिटी मत दो, ठीक है। तुम मुझे मेरे काम करने के लिए सहूलियत मत दो, मुझे लाइसेंस मत दो तुम, ठीक है, काम करने का। जब कल मैं कहीं ठेला लगाऊं, आपने देखा होगा सड़क किनारे ठेला, पुलिस वाले हट 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 डंडा मारते पीठ पे उसको, जो 2 डंडा, वो बेचारा सोचता चलो आज का दिहाड़ी हो गया मेरा। और फिर धीरे से क्या होता है, बाबूजी जाके देखो, ये जो बाजार लगते हैं शहरों में, ये बिना इसके नहीं लगते, ये ऐसे पार्किंग होती है, ऐसे नहीं। पुलिस वालों को बहुत बढ़िया पैसा जाता है, थाने के बहुत बढ़िया सिस्टम, सबने अपना सिस्टम बना रखा है। सो ये समाजवाद का एक बड़ा अजीबोगरीब सेगमेंट है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसने हमारे, आज आप मुझे सोच के बताइए, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था विभाजन नहीं पैदा करती है? क्या जो मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, उनको नहीं पता होगा कि वो कह देगा हम सर मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों बराबर हैं? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजीज में दोनों बराबर हैं? कभी आप किसी भी छोटे कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, छोटे बच्चों के, यू विल फाइंड द डिजिटल बोर्ड्स ओवर देयर। वहां तुम्हें डिजिटल बोर्ड्स दिखाई पड़ेंगे, उनको एनिमेट करके दिखाया जाता है। भाई इसी के तो पैसे लेते माँ बाप से। और गांव का स्कूल मैं पढ़ा हूं भाई, मैं गया हूं, हालांकि मैं शहरों में रहा हूं, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में जाती तो हम भी अपने दोस्तों के साथ मैं भी निकल जाता था। शुरुआत से पंगेबाज था, तो वो होते ना, वो दुद्धि बोलते थे, मतलब वो जिसपे वो चौक घोलकर एक जो है लगाया जाता था, नरकट की कलम होती थी, ठीक है, पता नहीं तुम लोग, लकड़ी का जो है स्लेट हुआ करता था, लकड़ी का। तो उस पर क्या होता था, हम लोग जो है पहले वो कालिक से पोतते थे, फिर उसी बोतल से गाना गाते हुए, एक पत्ती आती थी, पत्ती पे रख के उसको घिसते थे, गाना गाते, जब छोटे थे बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो उसमें जो है वो उसको एक स्लेट तैयार की जाती थी, फिर मास्टर साहब आते उसमें डुबो डुबो के उस पर धीरे धीरे लिखा जाता था, फिर उसके सूखने का इंतजार किया था, फिर मास्टर जी को दिखाया जाता था। दुनिया, चाइना,
अपने नर्सरी के बच्चों को वीआर दे रहा है, वर्चुअल रियलिटी। मतलब अगर मुझे मैप पढ़ना है तो एक बड़े बड़े गॉगल्स, उनको चश्मे दिए जा रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी। मेरे पास पड़ा है अभी, वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया हुआ है, तो उसमें मैंने उसको अपने मैप के साथ जोड़ा था। तो उसमें वर्चुअल रियलिटी मतलब पूरे मैप आपकी आंखों के सामने, एवरीथिंग इज विजुअल है, नर्सरी के बच्चों को दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ वो अभी जो है वो मास्टर साहब के साथ वो बैठ के दुद्धि घोल रहा है कि भैया जो है इसको दुद्धि बोलते हैं, नरकट की कलम से लिखा जाता था, बहुत अधिक होगा, पेंसिल आ गई होगी। बट देयर इज अ बिग गैप, बिग गैप। और मैंने जब चाइना की स्टडी की तो चाइना ने अपने एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा झोंका, ठीक है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, राइट। सो तुम्हें नहीं लगता कि वंचना हमारे डे वन से तैयार कर दी जाती है? आर यू एग्री और नॉट, मुझे बताएं। सो नाउ दिस इज द माइंड चेंजिंग क्लास अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट द पुअर्टी। तुम गरीबी के बारे में क्या सोचते हो, यहां से मेरा एक बदलाव आना चाहिए। इसीलिए मैं अमृत सेन की रीडिंग्स को बहुत लाइक करता हूं। आगे चलकर जब मैंने अभिजीत बनर्जी को पढ़ा तो उन्होंने इस चीज को बहुत परिवर्तित किया और भी इसको आगे लेकर गए। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो वी हैव टू फाइंड आउट। अभिजीत बनर्जी और अमृत सेन दोनों ये बात कहते हैं कि वंचित समाज नहीं होना चाहिए। पैसा जो है वो वंचना को नहीं डिफाइन कर सकता। वंचना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसने पूरी दुनिया का चरित्र बदल के रख दिया, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? अब समझ में आया क्या चीज होती है? चलें आगे। चलिए अब आ जाते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में जो वेस्टर्न हमें देता है, वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग भी एडमायर करते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है, पहले पुरानी किताबों 1.29 देखोगे, अब कहता है 1.49 हो गया। इफ यू अर्न $1.49 पर डे, if you earn less than $1.4 per day, you are poor. लिखो, if a person earn $1.49 per day, पुरानी किताबों 1.29 तुम्हें मिलेगा, 1.25, $1.49 पर डे। यदि कोई व्यक्ति $1.49 प्रतिदिन से कम कमाता है, $1.49 प्रतिदिन से कम कमाता है, गेट कैटेगराइज एज अ पुअर, तो वो गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है, गरीब की श्रेणी में रखा जाता है, वो गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ पुअर्टी, गरीबी के प्रकार, गरीबी के प्रकार, गरीबी के प्रकार। एनसीईआरटी केवल 2 प्रकारों के बारे में बात करता है, लेकिन मैं आज जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो तुम्हारी भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आज तुम्हें थोड़ा सा झटका तो लगा होगा कि हम समाजवाद, जिसमें हम बराबरी की बात करते थे, वही कई बार हमारे अंदर विभाजन पैदा कर देता है। सो नो सिस्टम इज एब्सोल्यूट सिस्टम। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या लागू करना चाहिए, समाजवाद या पूंजीवाद, तो आपको समझ में आएगा कोई भी सिस्टम जो होता है वो सर्वोपरि नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो समय के साथ उसमें हमेशा परिवर्तन की मांग करनी होती है। और इकोनॉमिक्स कई बार माइक्रो मैनेजमेंट में भी काम करता है। हमें बेसिकली क्या चाहिए, आज पूरी दुनिया के लोग अगर चाइना जा रहे हैं, तो मैंने चाइना के बारे में देखा, मैंने उसके बारे में जब स्टडी की, उसका हमारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अभी इंटरव्यू में आया था लड़का मैकेनिकल का, मैंने उससे स्ट्रेस फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट पूछा। मैकेनिकल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, और वो नहीं जवाब दे पाया कि एक जो है वो हमारा ब्रिज किस तरह से बना है, मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो लेकिन मैंने देखा चाइना का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, जब हमारे यहाँ लोग अंगड़ाई नहीं लेते, 7th क्लास का बच्चा ब्रिज फोर्सेस को डिफाइन कर रहा है। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि वो उसने पूरा ब्रिज बना दिया, उसने पूरा सस्पेंशन ब्रिज बनाया उसकी फोर्सेस को कैलकुलेट करके, और 7th क्लास में एजुकेशन लेवल वहां पर इतनी हाई कर दी, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया अपने एजुकेशन लेवल पे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि चाइना आज इतनी बड़ी पावर बन गया है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राष्ट्र की पावर के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम असमानता को बढ़ावा देने वाली है। वो एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग दोनों को तैयार करती है। चलिए अब हम बात करते हैं गरीबी के प्रकार। पहला हमारा होता है रिलेटिव पुअर्टी। लिखो सापेक्षिक गरीबी, जल्दी से इसको खत्म कर लें। सापेक्षिक गरीबी, रिलेटिव पुअर्टी, सापेक्षिक गरीबी। जैसे मैंने ज्योग्राफी में तुम्हें बताया था कि मेजरमेंट इज, आपको याद है मेरी अगर शुरुआती क्लासेस में, कि मापन हमेशा सापेक्षिक होता है। जो मेजरमेंट किया जाता है वो सापेक्षिक होता है। भाई हम किसी की लंबाई की, वो लंबा है, ठीक है, तो अमिताभ बच्चन साहब मुझसे लंबे हैं, तो ये रिलेटिव होता है। तो हम वजन भी, अब कोई 1 किलो सेब खरीदने जा रहे हैं तो 1 किलो का वाट लगाते हैं। तो हम ये चीज़ें हम रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक के संबंध में दूसरे की गरीबी को मापना। ठीक है, लिखो रिलेटिव पुअर्टी। रिलेटिव पुअर्टी, इट इज अ कंपेरिजन, it is a comparison between two countries or their income, यह दो देशों अथवा उनकी आय के बीच
उनकी आय के बीच सापेक्षिक अनुमान है। ध्यान से समझिएगा, हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, इंडिया, भारत, किसी अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया से अमीर है। भारत क्या है? अमीर है, रिच है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम, इथियोपिया अफ्रीका में बहुत गरीबी है, तो यहां से ये इसके तुलना में लेकिन अगर मैं भारत को, ठीक है, स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन करूं, तो स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के साथ बैठा हुआ है, तो स्विट्जरलैंड भारत से अमीर है। ठीक है, तो अगर भारत इथियोपिया से अमीर है तो स्विट्जरलैंड भारत से ज्यादा अमीर है, तो ये रिलेटिव हो गया, रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड की तुलना में भारत गरीब है, लेकिन भारत की तुलना में इथियोपिया बहुत गरीब है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेटिव बात करते हैं कि हमारे पास पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। बांग्लादेश और इंडिया की बात करें या पाकिस्तान इंडिया की बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी जीडीपी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूरोप से तुलना करें तो भारत उनसे पीछे है। तो हम बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी की, यानी हम अपने आप को मोटिवेट कर सके तो हम एक रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्षिक गरीबी का अनुमान लगाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लिखो, निरपेक्ष गरीबी।